डॉक्टर चंचल गर्ग, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। सब्जेक्ट हिस्ट्री, क्लास बीए सेकेंड ईयर। टॉपिक आप लोगों का चल रहा है राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण का जो कार्य हुआ था वह कार्य 7 चरणों में जाकर पूरा हुआ। ये 7 चरण के अंतर्गत पहले के अंतर्गत मत्स्य संघ का निर्माण हुआ, दूसरे चरण में संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ, तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान में उदयपुर जुड़कर संयुक्त राजस्थान विस्तृत हुआ, चतुर्थ चरण में वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ और पंचम चरण में वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ का निर्माण होकर राजस्थान बना। षष्ठम चरण में सिरोही का विलय हुआ और सप्तम चरण में अजमेर जो कि केंद्र शासित प्रदेश था उसका विलय इसके अंतर्गत हुआ। इस तरह से एकीकृत राजस्थान के निर्माण का जो कार्य था वो धीरे धीरे पूर्ण हुआ। ये आपको पहले भी बताया गया है कि राजस्थान के एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। राजस्थान एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। ये 7 चरण आपको अभी बताए गए हैं। एकीकरण 18 मार्च 1948 से शुरू हुआ और 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ। इसमें 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे। आज़ादी के समय राजस्थान में 19 रियासतों के 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर में। कुछ दोबारा चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। इसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा प्रमुख है कि 5 जुलाई 1947 को रियासती सचिवालय की स्थापना, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष और सचिव वीपी मेनन बने और 25 जुलाई 1947 को 2 परिपत्र संदर्भ में जारी किए गए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसे विलय पत्र या अंगीकार पत्र कहा जाता है, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट यथास्थिति समझौता या पत्र। राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत जो क्षेत्रफल की दृष्टि से थी वो मारवाड़ थी और राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर थी। सबसे छोटी रियासत जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से शाहपुरा थी, जबकि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ थी और यही कारण था कि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तो मेवाड़ के महाराणा को विशेष दर्जा प्रदान किया गया। राजस्थान की नवीन रियासत जो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई 1838 ईस्वी में झालावाड़ थी। ये आपको बताया गया था कि झाला जालन सिंह के वंशजों के लिए इसका निर्माण अंग्रेजों ने किया था। जाटों की रियासत भरतपुर और धौलपुर थी और एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक थी। एकीकरण में शामिल होने वाली पहली रियासत अलवर, अंतिम रियासत सिरोही, अजमेर, मेड़वाड़ा क्षेत्र थे। इसमें अजमेर और मेड़वाड़ा क्षेत्र रहे हैं। राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत मेवाड़, सबसे नई रियासत झालावाड़ थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जोधपुर, सबसे छोटी शाहपुरा थी और राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक थी। अब हम शुरुआत करते हैं मत्स्य संघ के निर्माण की, कि राजस्थान का एकीकरण किस प्रकार हुआ और किस प्रकार से मत्स्य संघ का निर्माण हुआ। अलवर और भरतपुर रियासतों में भी सांप्रदायिक दंगे शुरू हुए थे। इसका कारण था कि 15 अगस्त 1947 को जैसे ही भारत और पाकिस्तान के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, इसके साथ ही संपूर्ण भारत और पाकिस्तान में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। इसका प्रभाव अलवर और भरतपुर पर भी पड़ा। अलवर में मेव जाति ने अशांति और आतंक फैला दिया और इस आतंक ने भरतपुर को भी अपने चपेट में ले लिया। अलवर राज्य के दीवान डॉक्टर NB खरे जो वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य थे, वे कांग्रेस पार्टी के भी सदस्य थे, बाद में हिंदू महासभा के अध्यक्ष बन गए। सरकार को ये खबर मिली कि अलवर के महाराजा तेज सिंह और दीवान NB खरे, इन दोनों का हाथ सांप्रदायिक दंगों में है। यहाँ पर जो कानून व्यवस्था बिगड़ रही है उनमें NB खरे और तेज सिंह जिम्मेदार हैं। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में महाराजा तेज सिंह और डॉक्टर खरे को भी दिल्ली बुलाया और इस बैठक में उनसे ये कहा गया कि अपने राज्य में सांप्रदायिक शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत है, इसे बनाए रखने की कोशिश करें और इसके लिए उन्होंने कहा भी। लेकिन डॉक्टर खरे के संदर्भ में ये कहा गया कि डॉक्टर खरे को भारत सरकार का हस्तक्षेप अलवर रियासत में करना पसंद नहीं आया। सांप्रदायिक दंगे वहाँ बढ़ते ही जा रहे थे, तो ऐसे में यह निश्चय किया गया भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा कि डॉक्टर खरे को पदच्युत किया जाएगा। और इसी बीच 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में हिंदू महासभा के कार्यकर्ता नाथूराम गौडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी। डॉक्टर खरे
हिंदू महासभा के सक्रिय कार्यकर्ता थे, तो आरएसएस का भी केंद्र ये बना हुआ था। तो ये माना गया, ये खबर फैली कि अलवर राज्य में गांधी जी के हत्यारों को शरण दी हुई है। और खरे की कट्टर हिंदूवादी विचारधारा ने इस अफवाह को बहुत अधिक मतलब हवा प्रदान कर दी, ये बहुत ज़्यादा बल प्राप्त हो गया। तो इसीलिए भारत सरकार ने अलवर का जो प्रशासन था वो तत्काल अपने हाथ में ले लिया। 7 फरवरी 1948 ईस्वी को अलवर के महाराज तेज सिंह और डॉक्टर खरे को तब तक दिल्ली में रहने के लिए आदेश दिया जब तक उनके विरुद्ध गांधी के हत्याकांड में निष्पक्ष होने की जांच पूरी नहीं होती। इधर भरतपुर में भी सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, तो ये आया कि भरतपुर का राजा जो है वो भी अपने यहाँ प्रशासन चलाने में असमर्थ हो रहा है, तो इसीलिए भरतपुर के संदर्भ में भी कोई कदम उठाया जाए। लेकिन जब तक भारत सरकार भरतपुर के संदर्भ में कदम उठाती, तब तक भरतपुर के महाराजा बृजेंद्र सिंह ने भरतपुर का प्रशासन भारत सरकार को सौंप दिया। गांधी हत्याकांड में अलवर महाराजा और डॉक्टर खरे के हाथ होने के आरोपों की जांच करने के लिए भारत सरकार ने एक जांच समिति नियुक्त की और एक तरह से अलवर के महाराजा और डॉक्टर खरे नज़रबंद कर दिए गए। भारत सरकार ने उनके प्रति अत्यंत कठोर रवैया अपनाया था, लेकिन उन परिस्थितियों में ये कहा जाता है कि यह कठोर रवैया जरूरी था। इसका कारण था कि अल्पसंख्यकों का विश्वास जीतना था। सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी। जांच समिति में अलवर के जो महाराजा और डॉक्टर खरे दोनों निर्दोष साबित हुए। अब इसके पश्चात इनके भविष्य के बारे में निर्माण करना था। अलवर और भरतपुर दोनों से लगी हुई रियासतें थी, धौलपुर और करौली। ये छोटी छोटी रियासतें थीं। सरकार की नीति थी कि छोटी रियासतों का विलीनीकरण कर दिया जाए और एक बड़ा क्षेत्र बना दिया जाए, राज्य बना दिया जाए। तो यह सोचा गया कि चारों राज्यों को मिलाकर एक संघ का निर्माण करा दिया जाए। अलवर महाराजा और डॉक्टर खरे जब दिल्ली में थे, तब भारत सरकार ने 27 फरवरी 1948 को चारों राज्यों के शासकों की बैठक दिल्ली में आयोजित की और उन चारों रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाने का प्रस्ताव रखा। बैठक में उपस्थित लोगों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के आग्रह पर इस नए संघ का नाम मत्स्य संघ रखा गया, क्योंकि प्राचीन समय में यह क्षेत्र मत्स्य के नाम से विख्यात था। आप लोगों ने महाभारत काल और महाकाव्य काल में पढ़ा होगा, यह क्षेत्र मत्स्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। मत्स्य संघ में चारों राजाओं को यह स्पष्ट किया गया कि आर्थिक दृष्टि से यह संघ आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगा। नए संघ के राज प्रमुख धौलपुर के महाराजा को बनाया गया, उदयभान सिंह थे जिनका नाम। उपराज प्रमुख करौली के महाराजा को बनाया गया और मत्स्य संघ का विधिवत उद्घाटन भारत सरकार के मंत्री श्री N.B. गाडगिल ने 18 मार्च 1948 को किया। अलवर प्रजामंडल के प्रमुख नेता श्री शोभाराम कुमावत मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बने और चारों राज्यों के एक एक प्रतिनिधि को लेकर उन्होंने मंत्रिमंडल का निर्माण किया। इस तरह से मत्स्य संघ का निर्माण 18 मार्च 1948 को संपन्न हुआ। मत्स्य संघ का जब निर्माण हुआ, तब मत्स्य संघ का जो क्षेत्र था वो 19,655 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 18,37,994 और राजस्व 183 लाख रुपए वार्षिक था। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को यहाँ बनाया ही गया था। अंगीकार पत्र जो था उसका स्थान मतलब यहाँ जो राजा थे उनका अधिकार अंगीकार पत्र ने ले लिया। बाद में मत्स्य संघ को 7 अक्टूबर 1948 को भारत संघ में सम्मिलित किया गया और यह स्वीकार किया गया कि भविष्य में भारत के भावी संविधान को मानने व लागू करने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जाएगा। अब दूसरे संघ का निर्माण शुरू हुआ। ये था, इसे हम कह सकते हैं पूर्व राजस्थान संघ, इसे कहा जाता है। अब इसके अंतर्गत यह था, क्योंकि इसमें बाद में उदयपुर मिल गया था तब इसका निर्माण हुआ। ये हुआ था कि सरकार की नीति थी छोटी छोटी रियासतों को एक करने की, लेकिन इन्हें एक किस संदर्भ में किया जाए ये समझ नहीं आ रहा था। प्रस्ताव उठा कि दक्षिणी राजस्थान की जो छोटी छोटी रियासतें हैं उन रियासतों को मिलाकर या तो गुजरात में मिला दिया जाए या मध्य भारत में मिलाकर बड़ी रियासत बना दी जाए, लेकिन ना तो राजाओं ने और न शासकों ने इसे स्वीकार किया। उन्होंने कोटा के महाराव भीम सिंह ने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव रख दिया, जिसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक और किशनगढ़ के राज्य शामिल हों। डूंगरपुर और झालावाड़ के राजाओं ने हाड़ौती संघ का समर्थन किया। 3 मार्च 1948 को कोटा, डूंगरपुर, झालावाड़ के राजा दिल्ली गए और भारत सरकार से प्रस्तावित संघ बनाने का अनुरोध किया।
लेकिन इस संघ के बीच में मेवाड़ की रियासत पड़ती थी और मेवाड़ अपना पृथक अस्तित्व बनाए रखने का अधिकारी था। तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता था कि भौगोलिक दृष्टि से इसे नहीं बनाया जा सकता था। मेवाड़ राज्य जो था, मेवाड़ के महाराजा भूपाल सिंह और मेवाड़ राज्य के दीवान सर एस.वी. राममूर्ति ने नए राज्य में सम्मिलित होने के प्रस्ताव को नहीं स्वीकार किया। उन्होंने ये कहा कि वह अपने अस्तित्व को समाप्त करने के लिए तैयार नहीं है। यदि दक्षिण पूर्वी राजस्थान की रियासतें चाहें तो मेवाड़ में विलय हो सकती हैं, लेकिन वो मेवाड़ में विलय होने के लिए तैयार नहीं थी। तो ऐसे में मेवाड़ के इस रवैये को देखकर रियासती विभाग ने निर्णय लिया कि मेवाड़ को छोड़कर दक्षिण पूर्व की जितनी रियासतें हैं उन्हें मिला लिया जाए। उदयपुर या मेवाड़ का बाद में मन होगा तो उसे मिला लिया जाएगा। और इस तरह से जो संयुक्त राजस्थान था, जो पूर्व संयुक्त राजस्थान था, इसका निर्माण हुआ। और इसमें कोटा का जो महाराव था वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। चूँकि इन्होंने अपनी समस्या को पहले से ही हल कर लिया था, तो इसीलिए एक संघ का निर्माण इस तरह से हुआ कि बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, ये सब लोग मिले। किशनगढ़ और टोंक की सीमा संबंधी समस्या को पहले हल किया गया। उसके बाद संविधान निर्मात्री सभा में एक एक प्रतिनिधि, 1 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चयन करना निश्चित हुआ। जागीरदारों के प्रतिनिधित्व और उनके विशेषाधिकारों का भी पूरा ध्यान रखा गया। लेकिन उदयपुर के महाराणा ने जब संघ बनने की बात सुनी तब उन्होंने इसमें मिलने की बात रखी, लेकिन उससे पहले ही इसका निर्णय हो चुका था। इसलिए ऐसा हुआ कि 25 मार्च 1948 को श्री गाडगिल इस नए राज्य का विधिवत उद्घाटन करें। कोटा के महाराव भीम सिंह को इसका राज प्रमुख बनाया गया। बूंदी के महाराव बहादुर सिंह ने जब इसे स्वीकार नहीं किया तो उन्हें उपराज प्रमुख बना दिया गया, क्योंकि यदि उदयपुर में शामिल होता तो उदयपुर के महाराणा राज प्रमुख बनते। और बाद में उद्घाटनकर्ता एन.वी. गाडगिल इसके रहे। 25 मार्च 1948 को इस तरह से यह बना। डूंगरपुर के महाराव को जूनियर उपराज प्रमुख बनाया गया। एक राज्य मंत्रिमंडल का गठन इस संदर्भ में किया गया। गोकुल लाल असावा मुख्यमंत्री बने और सम्मिलित राज्यों की सेना संघ की सेना में विलीन कर दी गई। इस नए संघ का क्षेत्रफल 43,530 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या 23,34,220 और राजस्व 191 लाख रुपए था। 9 राज्यों के इस संघ की राजधानी कोटा को बनाया गया और 1 जून 1948 से पूर्व राज प्रमुख ने भारत सरकार के साथ अंगीकार पत्र पर हस्ताक्षर करना स्वीकार कर लिया। इस तरह से संयुक्त राजस्थान था, उसका निर्माण पूर्ण हुआ। अब इस पूर्व संयुक्त राजस्थान में मेवाड़ का विलय हुआ और जब मेवाड़ का विलय हुआ तब इसका निर्माण हुआ। 23 मार्च 1948 को सर राममूर्ति दिल्ली गए और मेवाड़ विलय के प्रश्न पर भारत सरकार से बातचीत की। उन्होंने महाराणा की 3 प्रमुख मांगें उनके सामने रखी। ये मांग थी कि महाराणा को संयुक्त राजस्थान का वंशानुगत राज प्रमुख बनाया जाए, उन्हें 20 लाख रुपए वार्षिक प्रीवी पर्स दिया जाए और तीसरा, उदयपुर को संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया जाए। भारत सरकार ने महाराणा की मांगों के संदर्भ में कोटा, डूंगरपुर और झालावाड़ के राजाओं से विचार विमर्श किया और अंत में मेवाड़ को संयुक्त राजस्थान में विलय करने का निश्चय किया। लेकिन अभी तक किसी भी रियासत के राजा को 10 लाख रुपए वार्षिक से अधिक प्रीवी पर्स नहीं दिया गया। महाराणा ने 20 लाख की वार्षिक मांग पूरी की थी। तो ऐसे में रियासती विभाग ने यह निर्णय लिया कि महाराणा को 10 लाख रुपए वार्षिक पीवी पर्स, 5 लाख रुपए वार्षिक राज प्रमुख के पद का भत्ता और शेष 5 लाख रुपए वार्षिक मेवाड़ के राजवंश की परंपरा के अनुसार धार्मिक कृत्यों में खर्च के लिए दिया जाएगा। महाराणा को संयुक्त राजस्थान का आजीवन राज प्रमुख बनाना स्वीकार कर लिया गया, लेकिन यह पद उन्हें वंशानुगत नहीं दिया गया। उदयपुर को संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया जाएगा, लेकिन कोटा के ऐतिहासिक महत्व को बनाए रखने के लिए भी उन्होंने कदम उठाई और इस तरह से विलीनीकरण के लिए यह सारी शर्तें तय हो गईं। तब 11 अप्रैल 1948 को मेवाड़ के महाराणा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। जब मेवाड़ के महाराणा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और इस संदर्भ में
एक अंगीकार पत्र बनाया गया और इस तरह से यह जो मसौदा था यह तैयार हुआ। इस संघ का जो उद्घाटन था वो 18 अप्रैल 1948 को हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया संयुक्त राजस्थान का, और प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा बनाए गए, और माणिक्यलाल वर्मा ने पंडित नेहरू और सरदार पटेल से परामर्श कर अपने लिए मंत्रिमंडल बनाया। इस मंत्रिमंडल में उन्होंने गोकुललाल असावा, प्रेम नारायण माथुर, भूरेलाल बया, मोहनलाल सुखाड़िया, भोगीलाल पांड्या, अभिन्न हरि और ब्रज सुंदर शर्मा को शामिल किया था। राष्ट्र प्रमुख भूपाल सिंह जो कि उदयपुर के मेवाड़ के महाराणा थे, उन्हें बनाया गया। उपराष्ट्र प्रमुख भीम सिंह को बनाया गया। अब इस संघ की जो जनसंख्या थी वो थी 42,60,918। क्षेत्रफल था 77,640 वर्ग किलोमीटर। वार्षिक राजस्व था 316 लाख रुपए। वर्ष में विधानसभा का एक सत्र कोटा में आयोजित करना तय किया गया, कोटा के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए। कोटा के प्रशासनिक अधिकारी व कोटा सेना की इकाइयां पूर्ववत कोटा में रखी गईं। वन विभाग का स्कूल, पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज, एरोनॉटिकल कॉलेज भी कोटा में ही रखे गए। कोटा में एक संभागीय आयुक्त का मुख्यालय खोलने का प्रावधान भी किया गया, और संयुक्त राजस्थान के यानी कि माणिक्यलाल वर्मा को ही प्रधानमंत्री बनाया गया। इन सभी राज्यों ने भारत के साथ 31 मई 1948 को एक कॉवेनेंट फॉर एसेशन पर हस्ताक्षर किए, जिसे गवर्नर जनरल ने 31 सितंबर 1948 को स्वीकृति प्रदान की। और इस तरह से यानी कि मत्स्य संघ जैसे शामिल हुआ, वैसे ही यह भी भारत सरकार के अंतर्गत शामिल हो गया। अब इसके पश्चात चतुर्थ चरण, जिसे हम वृहद राजस्थान के नाम से जानते हैं, वह बना। इस समय तक ये हम कह सकते हैं कि वृहद राजस्थान के निर्माण के समय तक सिरोही राज्य का जो प्रबंध था वो बंबई को सौंप दिया गया था। अब केवल 4 राज्य बचे थे, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। जोधपुर, जयपुर, बीकानेर रियासतें स्वतंत्र रहने के अस्तित्व का मापदंड पूरा करती थी, और माउंटबेटन 7 जनवरी 1948 को उन्हें इस तरह का आश्वासन भी दे चुके थे कि विलय का सिद्धांत बड़ी रियासतों पर लागू नहीं होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी 20 फरवरी 1948 को अपने पत्र में बीकानेर के महाराज को यह आश्वासन दिया था कि बड़ी रियासतों का विलय तभी किया जाएगा जब वहां के राजा और वहां की जनता विलय के पक्ष में होगी। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर इन तीनों राज्यों की सीमाएं पाकिस्तान से मिलती थीं। आक्रमण का भय था। एक बड़ा भाग रेगिस्तान था। यातायात, संचार के साधनों की दृष्टि से ये तीनों रियासतें पिछड़ी हुई थीं। इनका विकास करना इनके आर्थिक सामर्थ्य के बाहर था। रियासती विभाग ने इन तीनों रियासतों को काठियावाड़ की रियासतों के साथ मिलाकर एक केंद्र शासित राज्य बनाने की योजना बनाई, लेकिन स्थानीय जनता राजस्थान में मिलना चाहती थी, अतः यह योजना त्यागनी पड़ी। बाद में समाजवादी दल ने वृहद राजस्थान के निर्माण का नारा बुलंद किया और अखिल भारतीय स्तर पर राजस्थान आंदोलन समिति की स्थापना की। समिति के अध्यक्ष थे श्री राम मनोहर लोहिया, और राम मनोहर लोहिया ने जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और मत्स्य संघ को संयुक्त राजस्थान में मिलाकर भारतीय संघ की एक सुदृढ़ इकाई बनाने की मांग की। भारत सरकार ने चारों राज्यों को संयुक्त राजस्थान में मिलाने का निर्णय लिया। 14 जनवरी 1949 को जब सरदार पटेल उदयपुर जाने वाले थे, इस अवसर पर उन्होंने वृहद राजस्थान के निर्माण की घोषणा करनी थी। 11 जनवरी 1949 को जयपुर वीपी मेनन पहुंचे और उन्होंने वहां सवाई मानसिंह से और दीवान सर वीटी कृष्णाचारी से बात की, और उन्होंने ये सुझाव दिया वीपी मेनन को कि राजपूताना की रियासतों को 3 इकाइयों में विभाजित कर दिया जाए। पहली इकाई संयुक्त राजस्थान, दूसरी जयपुर, अलवर, करौली के विलय से, और तीसरी जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर से बनाई जाए, पश्चिमी राजस्थान यूनियन। इस तरह से 3 रियासतों के निर्माण की बात कही और ये कहा भरतपुर और धौलपुर को उत्तर प्रदेश में मिला दिया जाए। वीपी मेनन ने कहा कि जनभावना राजस्थान की रियासतों की एक इकाई के ऊपर है। तब जयपुर के महाराजा मुश्किल से तैयार हुए। उन्होंने यह शर्त रखी कि राजस्थान का वंशानुगत राज प्रमुख जयपुर को बनाया जाए और जयपुर को भावी राजस्थान की राजधानी बनाया जाए। मेनन ने कहा कि इस मसले पर बाद में विचार किया जाएगा। बाद में जयपुर महाराज ने मेनन की बात को भी स्वीकार कर लिया और मेनन ने एक प्रारूप रखा जिसे जयपुर महाराजा ने स्वीकार कर लिया
और तार द्वारा यह प्रारूप बीकानेर और जोधपुर को भी भेज दिया गया। बीकानेर के राजा और जोधपुर के राजाओं से भी बात हुई। आनाकानी के बाद उन्होंने भी इसे स्वीकार कर लिया। उसके बाद उदयपुर के मेवाड़ के महाराणा से बात हुई और 14 जनवरी 1949 को सरदार पटेल ने उदयपुर में एक जनसभा को संबोधित किया और वृहद राजस्थान के निर्माण की घोषणा कर दी। जनता ने उनकी इस निर्माण की घोषणा को स्वीकार किया। सबसे बड़ा जो प्रमुख समस्या थी कि संयुक्त राजस्थान के जो राजा थे उनको संतुष्ट करना, क्योंकि सभी जो वरिष्ठ नेता थे और जो राजा थे वो पद को प्राप्त करना चाहते थे। कौन प्रमुख होगा, कहाँ इसकी प्रमुख राजधानी बनाई जाएगी, राज प्रमुख का कैसे निर्माण होगा, ये सब चीज़ें। इनके लिए 3 फरवरी 1949 को गोकुल भाई भट्ट, श्री जयनारायण व्यास, पंडित हीरालाल शास्त्री, माणिकलाल वर्मा को दिल्ली की एक बैठक में बुलाया गया और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जयपुर के महाराज सवाई मानसिंह को जीवन पर्यंत राजप्रमुख बनाया जाए। लेकिन उदयपुर के महाराणा इसके लिए तैयार नहीं थे और राजपूताना के अन्य राजाओं नेताओं को उदयपुर महाराणा को राजप्रमुख बनाने में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन महाराणा शारीरिक दृष्टि से अपाहिज थे। लेकिन मेवाड़ की प्राचीन राजवंश की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए महाराणा भूपाल सिंह को महाराष्ट्र प्रमुख का सम्माननीय पद देने का निश्चय किया गया और इसके ये कहा गया कि महाराष्ट्र प्रमुख का पद और भत्ते महाराज की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाएंगे। राजधानी के प्रश्न पर मतभेद था। जोधपुर और जयपुर अपने राज्य को बनाना चाहते थे। बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भौगोलिक और पेयजल के साधनों को देखते हुए जयपुर को राजधानी के लिए बनाने की सिफारिश की, लेकिन राजस्थान के अन्य बड़े नगरों का महत्व देखते हुए उन नगरों में भी राज्य स्तर के सरकारी कार्यालयों की स्थापना की, उनके निर्माण की बात रखी गई। सरदार पटेल ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। जयपुर राजस्थान की राजधानी घोषित किया गया। हाई कोर्ट जोधपुर में, शिक्षा विभाग बीकानेर में, खनिज विभाग उदयपुर में और कृषि विभाग भरतपुर में रखने का निर्णय लिया गया। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति वो भी मुश्किल थी, क्योंकि हीरालाल शास्त्री और जयनारायण व्यास दोनों ही प्रबल दावेदार थे। गोकुल भाई भट्ट रियासती विभाग को आश्वस्त कर चुके थे कि पंडित हीरालाल शास्त्री ही राजस्थान का प्रशासन सुचारू रूप से चला सकते हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के आम कार्यकर्ता श्री जयनारायण व्यास को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। बाद में पंडित हीरालाल शास्त्री के ऊपर बहुमत बना और इस तरह से पंडित हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया। जयपुर के महाराजा को 18 लाख रुपए वार्षिक प्रीवी पर 5.5 लाख रुपए वार्षिक राजप्रमुख का भत्ता दिया गया। जोधपुर महाराजा को 17.5 लाख रुपए वार्षिक और बीकानेर के महाराजा को 17 लाख रुपए वार्षिक प्रीवी पर्स दिया गया। 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान का उद्घाटन हुआ। 7 अप्रैल 1949 को रामनवमी के शुभ मुहूर्त में पंडित हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में नए मंत्रिमंडल ने शपथ ली और इस तरह से राजस्थान में जो निरंकुश राजतंत्र था वो समाप्त हो गया। इस नए संघ का क्षेत्रफल था 3,13,100 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या थी 1,12,00,000। संघ का उद्घाटन जयपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था 30 मार्च 1949 को। ये आपको अभी बताया ही गया है। और इस तरह से वृहद राजस्थान का निर्माण हुआ और जैसे ही यह स्वीकार हुआ 15 अप्रैल 1949 को यह भारत सरकार में के संघ में सम्मिलित हो गया। इसके पश्चात पंचम चरण का निर्माण हुआ, जिसमें संयुक्त वृहद राजस्थान का निर्माण हुआ, यानी कि वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय हो गया। जयपुर के महाराणा ने मत्स्य संघ की 2 रियासतें भरतपुर और धौलपुर को उत्तर प्रदेश में मिलाने की बात कही थी, लेकिन जब वृहद राजस्थान के निर्माण की वार्ता हुई तो मत्स्य संघ को लगा कहीं ऐसा ना हो उन्हें उत्तर प्रदेश में मिला दिया जाए, इसीलिए वो भी वृहद राजस्थान में मिलना चाहते थे। 13 फरवरी 1949 को दिल्ली में मत्स्य संघ के सम्मिलित राजाओं, संघ के मंत्रियों और भारत सरकार के उच्च पदाधिकारियों के बीच एक लंबी बातचीत हुई और वार्ता में यह निश्चित हुआ कि अलवर और करौली वृहद राजस्थान के साथ मिलना चाहते हैं, लेकिन भरतपुर और धौलपुर दोनों की स्थिति स्पष्ट नहीं है। कुछ वृहद में मिलना चाहते थे, कुछ उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते थे और लेकिन भरतपुर के महाराजा ब्रिजेंद्र सिंह ने वृहद राजस्थान में मिलने की स्वीकृति दे दी। धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह का कहना था कि जनता का बहुमत उत्तर प्रदेश के साथ है, तो धौलपुर को उत्तर प्रदेश के साथ मिला दिया जाए। शंकर राव देव की अध्यक्षता में श्री वल्लभ भाई पटेल ने एक समिति नियुक्त की
इस समिति के 2 अन्य सदस्य थे, श्री आर के सिद्धावा और श्री प्रभुदयाल, यानी कि त्रिसदस्यीय समिति थी। शंकर रावदेव, आर के सिद्धावा, प्रभुदयाल। इन तीनों ने जब समिति का सदस्यों ने इसका दौरा किया तो उन्होंने ये माना, यहाँ की रिपोर्ट जो थी वो सरकार को दी और ये माना गया कि ये दोनों रियासतें राजस्थान में ही मिलना चाहती हैं। और इस तरह से 1 मई 1949 को मत्स्य संघ को राजस्थान में मिलाने के संबंध में एक उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी की और बाद में 10 मई 1949 को दिल्ली राजाओं को बुलाकर बातचीत की और अंतिम निर्णय दिया गया 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का प्रशासनिक दायित्व राजस्थान को हस्तांतरित कर दिया गया। पंडित हीरालाल शास्त्री को इनका प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनाया गया। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री श्री शोभाराम को शास्त्रीय मंत्रिमंडल में सम्मिलित कर दिया गया और इस तरह से मत्स्य संघ जो था वो इसका अंग हो गया, संयुक्त राजस्थान का अंग हो गया, वृहद राजस्थान का। राजधानी जयपुर रही और वह सारी चीज़ें इसमें इस तरह से सम्मिलित हुई। अब सबसे प्रमुख थी कि षष्ठम चरण जो था वो इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें सिरोही का जो प्रश्न था वो महत्वपूर्ण था। गुजरात के नेता सिरोही स्थित माउंट आबू के सैलानी केंद्र को गुजरात का अंग बनाना चाहते थे। अतः नवंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसके कुछ क्षेत्र जो थे वो राजस्थान में और कुछ जो गुजराती बहुभाषी क्षेत्र थे वो उन्होंने गुजरात में मिला दिया। जैसे पालनपुर, दाता, ईडर, विजयनगर के राज्यों को गुजरात स्टेट एजेंसी को सौंपने का निर्णय लिया गया। लेकिन जब गुजरात के नेताओं का दबाव सिरोही के लिए भी बना तो उन्होंने गुजरात का पक्ष लिया और इस तरह से उन्होंने नवंबर 1947 को सिरोही को गुजरात स्टेट्स एजेंसी को सौंप दिया। मार्च 1948 ईस्वी में गुजरात के राज्य के शासकों ने अपने राज्य को बम्बई प्रांत में मिलाने का अनुरोध किया। तो जब बम्बई प्रांत में उसे मिलाने का निर्णय लिया गया तो सिरोही की जनता की मांग पर सिरोही को बम्बई प्रांत से अलग रखना पड़ा। कुछ दिनों बाद जब उदयपुर ने संयुक्त राजस्थान में मिलने का निर्णय लिया तो इसी समय में यह बात हुई कि गोकुल भाई भट्ट के बिना सिरोही का राजस्थान में मिलना तय नहीं है। यानी कि गोकुल भाई भट्ट क्योंकि सिरोही के थे तो इसीलिए बिना गोकुल भाई भट्ट के वो लोग हीरालाल शास्त्री उदयपुर को संयुक्त राजस्थान में मिलाना नहीं चाहते थे। सिरोही का मतलब ये था कि गोकुल भाई भट्ट ने कहा था कि मेरी जन्मस्थली को किसी और क्षेत्र के साथ मिलाकर उन्होंने मुझे पराया कर दिया। तो इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह माना कि गोकुल भाई भट्ट से बातचीत की और उसके बाद सिरोही का यह फैसला लिया गया कि 8 नवंबर 1948 ईस्वी को सिरोही राज्य की अविभाज्य रानी के साथ एक समझौता कर भारत सरकार ने सिरोही के प्रशासन का दायित्व ले लिया और 2 महीने बाद भारत सरकार ने अपनी ओर से सिरोही का शासन बम्बई को सौंप दिया था। बाद में गोकुल भाई भट्ट के नेतृत्व में सिरोही के लिए मुकदमा आंदोलन चला और इस आंदोलन के अंतर्गत राज्य को 2 भागों में बांटना पटेल चाहते थे कि बड़े भाग का विलय राजस्थान में और छोटे भाग का विलय बम्बई में। और 25 जनवरी 1950 को यह लागू भी हुआ और 26 जनवरी 1950 को जोधपुर के कमिश्नर ने राजस्थान में विलय होने वाले भागों को अपने नियंत्रण में ले लिया। राज्य सरकार द्वारा 7 फरवरी 1950 को एक अधिसूचना जारी हुई जिसमें राजस्थान के सम्मिलित भागों का क्षेत्राधिकार विस्तार पूर्वक वर्णित किया गया। इसके अनुसार सिरोही के वे क्षेत्र जो बम्बई में शामिल नहीं हुए थे उन्हें राजस्थान का भाग माना गया। ये थे शिवगंज तहसील, पिंडवाड़ा तहसील, सिरोही, भवरी तहसील, आबू रोड की उत्तर दिशा का क्षेत्र और सिरोही शहर को जिले का मुख्यालय बनाया गया। इस तरह से सिरोही बाद में हालांकि ये हुआ कि 1 नवंबर 1956 को जाके जो सिरोही का जो बाकी क्षेत्र गुजरात में मिलाया गया था उसे इसमें मिला दिया गया और इस तरह से यह क्षेत्र सम्मिलित हुआ। अब था 7वां चरण जिसे हम अंतिम कह सकते हैं और यह चरण सम्मिलित हुआ अजमेर के विलय के पश्चात। इस समय तक राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान में अजमेर का जो क्षेत्र था 2417 वर्ग मील का 1818 से ही यह सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण के अंतर्गत था। ये माना जा रहा था कि इसे केंद्र शासित प्रदेश ही रखा जाएगा और इसीलिए इसे केंद्र शासित प्रदेश ही रखा गया, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से माना गया। बाद में जब 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो इस पुनर्गठन आयोग के अंतर्गत ये माना गया कि यहाँ की जनता राजस्थान में मिलना चाहती है और अजमेर हमेशा से ही राजस्थान का भाग रहा है तो इसीलिए इसे राजस्थान रियासतों के नियंत्रण के अंतर्गत ही कर दिया जाए
और इसके बाद ही यह निर्णय लिया गया 1 नवंबर 1956 को अजमेर को राजस्थान में मिला दिया गया। इसी समय आबू रोड के कुछ इलाके और सिरोही राज्य की देलवाड़ा तहसील का प्रश्न भी उठा। उन्हें बम्बई और गुजरात में मिलाए जाने की योजना थी, लेकिन सितंबर 1952 ईस्वी में जब राज्य सरकार ने मुनि जिनविजय जी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की और आबू क्षेत्र की ऐतिहासिकता और इन सबको देखते हुए इस क्षेत्र को बाद में राजस्थान के अंतर्गत मिला दिया गया और इस तरह से 1 नवंबर 1956 ईस्वी को जाकर राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ। अब इसके पश्चात था कि राजस्थान का एकीकरण तो पूरा हो गया, लेकिन अब इसकी राजधानी क्या बनाई जाए, क्योंकि राजधानी के संदर्भ में जो बड़े नगर थे वे अपने दावेदार थे, जैसे जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, ये सभी। लेकिन प्रशासनिक सुविधा आदि की दृष्टि से ये निर्णय लिया गया कि जयपुर जो है वही राजधानी के लिए उपयुक्त है। तो बाद में जयपुर को निर्णय लेते हुए जयपुर को यहाँ की राजधानी बनाया गया। इस तरह से राजस्थान का जो एकीकरण था वो जाकर पूर्ण हुआ। लेकिन राष्ट्र प्रमुखों को कुछ अधिकार अभी भी प्राप्त थे। राजतंत्र के जो अधिकार थे वो उन्हें प्राप्त प्रदान थे, लेकिन धीरे धीरे करके वो राजतंत्र के जो प्रमुख थे, जैसे कि जिन्हें राष्ट्र प्रमुख बनाया गया था, महाराष्ट्र प्रमुख बनाया गया था, वो जो पद थे वो भी धीरे धीरे करके समाप्त कर दिए गए। और इस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी चतुरता और अपनी बुद्धिमत्ता से राजस्थान के एकीकरण के एक विशाल कार्य को कुछ ही समय में उन्होंने पूर्ण कर दिया।